जी गुरुजी। और जैसे कि आप एक अध्यापक हैं और प्रवक्ता हैं भूगोल के, तो भूगोल तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो स्थिति परिस्थिति है, जो हमारा विकट भूगोल है पर्वतीय जनपदों की, अगर मैं बात करूं, इसके साथ साथ गुरुजी जैसे कि पर्यावरण की शिक्षा हो गई है, और उसके साथ में अगर बात करें कि कृषि की शिक्षा, ये कितनी आवश्यक है? बिल्कुल। देखिए, आज जब हमने पढ़ा है, तो हम जब पढ़ते थे तो हमारा एक कृषि विषय होता था, और कृषि विषय होने के कारण हमारे स्कूल में जो ज़मीन है, तो उस समय लोग भी अच्छे थे, स्कूलों के लिए दान दे देते थे, जी। काफ़ी ज़मीनें थी, तो हम छोटे छोटे क्यारियाँ बनाया करते थे। उन क्यारियों में घर से आकर के बीज बोते थे और उसके हमको नंबर मिला करते थे। उसके क्या फ़ायदा था? एक तो हमको बीजों का जानकारी होती थी, दूसरे हम कुदाल चलाना जानते थे। जी। ये तमाम कार्य हमको हमारा विषय सिखाता था। जी। लेकिन आज वो कृषि विषय बंद कर दिया। दूसरे पर्यावरण की बात है, कुछ समय पहले स्कूलों में जो है कि जो पर्यावरण संस्थान है अल्मोड़ा में, वहां से कुछ किताबें आया करते थे, लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा हूँ किताबें बच्चों तक भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन नहीं आ रहे हैं, वो आपकी क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं? ये विषय दोनों को मिलाकर के एक विषय के रूप में सामने आ सकता है जी, कृषि और पर्यावरण। कृषि और पर्यावरण, और इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आज क्या हो रहा नेगी जी, अगर हम किसी बच्चे को बोले ना कुदाल काम करने के लिए, अभिभावक आंख दिखाना शुरू कर दे रहे हैं, मेरे बच्चे से काम कर रहे हैं। अब कभी हम तो भाई गोबर ले जाते थे, किसी के बच्चे से बोला थोड़ा यार खाद लेके आ, घर में गाय भैंस तुम्हारा लगा, उसी में लोग नेतागिरी करने लगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी ना, जिन बच्चों में एक शिक्षक अच्छी भावनाएं पैदा करना चाहता है, लेकिन उनके राजनीतिक या उनकी सोच के कारण हम उनको वो शिक्षा नहीं दे पाते। जी जी। हम कैसे देंगे? हमें ये जी क्या चाहेंगे, सरकार ने हमको पढ़ाया था, हम भी वही कहते हैं फिर। हम अपने क्लास में गए, पढ़ाया लिखाया, और जो हमसे हो सकता है वो कर। लेकिन जो अन्य एक्टिविटीज आज देख रहे हैं बच्चे, सब भटक रहे हैं, कहीं कोई काम नहीं कर रहा। बहु बेटियां लड़कियां भी जो शहरों के, सबको कमाने की लगी है, खेती खलियानों का जो, तभी तो समाज में आज देख रहे हैं कितना परिवर्तन आ रहा। तो इसको रोकने की जरूरत है। मैंने पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों के बीच में जाकर के, ऐसा नहीं कि बच्चों तुम चलो भाई बरसात का सीजन है पौधा लगा दूंगा, ऐसा मैं नहीं करता हूं। हम खास समय पे, जैसा आपका जन्मदिन है, तो चलो भाई आपका जन्मदिन है बेटा, मैं पौधा में लाता हूं, अपने जन्मदिन पे पौधा लगाओ। आपके घर में आपके भाई बहन की शादी हो रही, बेटा मैं आता हूं, सबको बुलाते हैं। गांव में आज भी जो मान सम्मान एक शिक्षक का है वो पूरा मिलता है। इसलिए मैं गांव के बीच में रहता हूं, दौड़ भाग की जिंदगी नहीं करता हूं। मैं राजकिंटर का मरोड़ा सकलाना में रहता हूं, जनपद टिहरी गढ़वाल में हूं। वहां पर मेरा कमरा है, तो छुट्टी के बाद मेरा पता नहीं कितने गांवों में जाना होता, कितने लोगों के संपर्क, मुझे बड़ा सुकून भी मिलता वहां उन लोगों के बीच में। जो विचारधाराएं मेरे हैं वो उन तक पहुंचते हैं। तो उनके घरों में जाकर शादी विवाह में पौधे लगाने की बात करता हूं, या आपके परिवार में कोई पारिवारिक कार्यक्रम, मुंडन कार्यक्रम है या नामकरण कार्यक्रम है, ऐसे यादगार पलों को एक पेड़ के रूप में धरती में जीवित रखने के लिए मैं उनको प्रेरित करते रहता हूं। सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको मेरा ये प्रयास रहता है कि भाई आपका जिस दिन प्रथम नियुक्ति हो जाती किसी बच्चे के, उस प्रथम नियुक्ति के दिन आप जो है कि आप एक पौधा लगा दीजिए धरती में। आपका ट्रांसफर होता है तो आप उस दिन एक पौधा धरातल पे जहां जा रहे हैं वहां भी लगाएं, जहां छोड़े वहां आप गए, वहां उस विद्यालय वालों को कह सकते हैं या उस कार्यालय का वालों को कह सकते हैं, भैया पौधा मैंने लगा, ये जीवित करना। जहां तुम जा रहे हैं वहां तुम स्वयं उसका देख देख कर आपका पदोन्नति होती है, आप उस दिन पौधा लगाएं। आप सेवानिवृत्त होते हैं, आप पौधा लगाएं। इस तरीके के हमारे छोटे छोटे प्रयास एक पर्यावरण संतुलन बनाना मील के पत्थर साबित होंगे। वो तब जब हमारे दिल में आने वाली पीढ़ी का दर्द होगा। अगर नहीं उनके प्रति दर्द नहीं होगा तो जिस समय से पौधे लग रहे हैं, कब देश आजाद हो गया, ना जाने कितने पौधे लगे होंगे, आज धरातल पे क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं दिख। कारण क्या है? हमने लक्ष्य को महत्व दिया है कि इतने साल आए, मुझे नहीं इतने लाख पौधे लगाने हैं, चाहे गर्मियां आते आते उनका कोई रिजल्ट ना मिले। तो ये मैं काम नहीं करता हूं। मेरे साल में 85 पेड़ हो, मेरे साल में 25 पेड़ लगे, लेकिन वो धरातल पे जीवित रहे, और वो जिन लोगों ने लगाए
उनकी यादगार ये बात गए। तभी तो जब तुमने अपने बच्चे की शादी, बच्चे के जन्मदिन पर लगा दिया, बोलोगे बेटा जब तू इतने साल का था तो मैंने ये पौधा तेरे लगाया हुआ और ये पौधे को इतने बराबर साल होने वाले हैं। जी। अपनी शादी की सालगिरह पर पौधे लगाते हैं, देख भाई हमारी इतनी वर्षगांठ थी, ये अपने बच्चों को बोल देगा बेटा ये हमारी शादी की सालगिरह है, ये पौधा लगाया। तो वो हमारी यादगार है, जिंदा पौधे। इसीलिए तो हमारे पूर्वज पुराने जो लोग घर गांव में होते थे कहते थे भाई जिनके बाल बच्चे नहीं वो पीपल का पेड़ लगाए। वो ग्रंथों में ये नहीं था, बल्कि उसके याद करने के लिए वो पौधा लगाया था। जो हमने ऐसी मानसिकता बना दी यार जिसके बच्चे नहीं होते तो वो पौधा लगा, ऐसा नहीं था, बल्कि ये था कि इस पौधे के कारण इसको याद किया जाएगा। इसलिए लोग जो है कि ऐसे ही अपोलो पर उनके हाथों से पौधा लगाता था। पीपल इसलिए लगाया करता था, वो बहुत लंबा पौधा होता, बहुत लंबा समय तक चलता। तो जब तक वो पौधा रहेगा तब तक उनकी यादें रहेंगी। तो ये चीजें अपनानी चाहिए हमको, हमको एक नया रूप देना चाहिए। हमने तो पता नहीं जहां जहां देव मंदिरों में जाता है हम पीपल हो गए, बड़ हो गए, तमाम पौधे ले जाता हूं। उसके पीछे मुझे क्या चाहिए, मैं अगर नहीं भी करता तो मुझे क्या, भगवान ने 2 रोटी मुझे दी खाने के जरिया, लेकिन मेरी पीड़ा आने वाली पीढ़ी के भविष्य कैसे जिएंगे वो मुझे बार बार सताता मेरे लिए। लेकिन मैं कर क्या सकता हूं, जो मुझसे होता मैं जाता हूं, मैं अपने खर्चे से पौधे लाता हूं, मैं अपने खर्चे से लोगों को जागरूक को प्रेरित करता हूं, घर घर में जाता हूं। मैं भी तो ऐसा आराम से रह सकता था, मुझे ऐसे पहनने की जरूरत ही क्या था, कोट पैंट टाइम रहता है, अच्छा था, बिल्कुल एक लेक्चरर आदमी है भाई, डॉक्टरेट आदमी है ना। लेकिन वो शिक्षा मेरे शरीर की पहचान के लिए नहीं बनाई मैंने वो शिक्षा इसलिए ली कि उस शिक्षा ग्रहण करके मैं अपने आने वाली पीढ़ी को कितना लाभ दे सकूं, कितने उनके आने वाली पीढ़ी के लिए एक कार्य योजना तैयार कर सकें। वो शिक्षा मैंने इसलिए पाई हुई और उस शिक्षा के कारण ही मैं आज यहां तक पहुंचा। और अब वही के कारण आज इन पेड़ पौधों की इस हरे वर्दी के कारण मैं नेगी जी, भानु जी आपके सामने बैठा हुआ। अगर ये चीज नहीं होता तो शायद मैं आज आपके सामने भी बैठा नहीं रहता। जी गुरु जी, ये आपका बड़प्पन है और ये आपके भविष्य के जो हमारे नौनिहाल हैं या जो आने वाला हमारा भविष्य है उसकी चिंता है। गुरु जी, एक जो सवाल हमारे जहन में बार बार उठता है कि अब बात वन विभाग की आती है, क्योंकि पर्यावरण में वन विभाग का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वन के बिना जो है पर्यावरण की हम जो है कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वन विभाग बार बार जानवरों को की गिनती करता है कि हमारे पास इतने हाथी हो गए हैं, इतने जो है हमारे पास हिरन हैं, इतने हमारे पास बाघ हो गए हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में कितने होने चाहिए थे इसका अध्ययन क्यों नहीं विभाग करता है, या विभाग को इसकी क्यों नहीं ज़रूरत पड़ी है आज तक, ताकि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा वो जो है बैलेंस रहे। ये ठीक कह रहे हैं भानु जी आप, बिल्कुल प्रश्न आपका बहुत ही जायज़ प्रश्न है। इस ओर वन विभाग को काम करना चाहिए। अगर हम कहीं जंगल में अपनी आशियाना बनाते हैं जी, तो वहाँ पर तो वन विभाग के सभी लोग आ जाते हैं, भाई कितने घर हैं, गिनो इतना घर ये हैं, ठीक है। अगर आपको ग्राम पंचायत का दर्जा देना है तो वहाँ पर भाई इतनी जनसंख्या होनी, आपका विधानसभा क्षेत्र बांटना है, आपको कहते हैं भाई इतने लोगों की संख्या हो रही, आपका संसदीय क्षेत्र बनाना है, आपको भाई इतने लाख लोग होने चाहिए। यहाँ पर सबके लिए तुमने निर्धारित जगह बनाया कि ये भाई तुम्हारा क्षेत्र है। लेकिन जो जंगलों में विचरित कर रहे हैं उनके लिए एरिया क्यों नहीं बनाए, उनके लिए क्षेत्र क्यों नहीं बनाए? तो निश्चित तरीके से वन विभाग को ये पर कार्य करना चाहिए, इस पर शोध करना चाहिए। जो न वन्य जीव संरक्षण जो विभाग है उन पे इस पे काम करना चाहिए। तो गुरु जी, अब बात कर रहे हैं हम जंगलों को आग से बचाने की, जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन वन विभाग के दावे होते हैं कि हमने इस बार बहुत तैयारियां की हुई है और हमने बहुत सारे उपकरण भी खरीद लिए हैं, हमने तमाम टीमें भी तैयार की हैं, लेकिन दावे जो है हर बार फुस दिखते हैं और वन जो है आग के हवाले हो जाते हैं, तबाही हो जाती है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं नेगी जी आपने। ये जो देखते हैं जैसे ही गर्मी आती है उत्तराखंड के जंगल पूरे आग के हवाले हो जाते हैं। इन जंगलों से न जाने कितने जो है कि पेड़ पौधे जल के स्वाह होते हैं, कितने जीव जंतु मरते हैं, और यहाँ तक कि कई पशु पक्षियाँ ऐसे हैं कि जिनकी प्रजातियाँ ही समाप्त होने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं हैं जो चीज़ें हमारे पूर्वजों ने सजो के रखे थे, वो जानवर भी, वो भी धीरे धीरे जो है कि एक आग के कारण समाप्त तो होते हैं। तो मैंने वन विभाग को ये सुझाव दिया था, सरकार को ये सुझाव दिया था कि जिस तरीके से जो
आपने देखा होगा कि भाई बॉर्डर पे इलाके पे रहते हैं जो सैनिक होते हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े कैमरे होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि जो दूर से ही पता चल जाता है कि दुश्मन हम पे आक्रमण करने वाला है या दुश्मन आ रहा है, यहाँ से कोई हम पे अटैक कर सकता है। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेकर के, ऐसे बड़े बड़े कैमरे लेकर के आप उत्तराखंडियों की सुरक्षा के लिए लगाइए ना। जिस दिन इस प्रकार के कैमरे यहां उत्तराखंड में जंगल में लग जाएंगे तो निश्चित तरीके से आग घटना पर बहुत सारे रोक लगेगी। दूसरी बात जो है कि आपने देखा होगा कि जैसे ये हमारा राजा जी नेशनल पार्क हैं, यहाँ पर छोटे छोटे कैमरे लगते हैं ताकि जो पशु तस्कर है उनका जो है यहाँ पर मार कर ना ले जाएं। क्या ऐसे जंगल में हमारे नहीं लग सकते ऐसे कैमरे जी। और इसके लिए ज्यादा बजट खर्च करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सरकार के माध्यम से फायर सीजन के माध्यम से इनको पैसा दिया जाता है कि आप इंस्ट्रूमेंट खरीदिए। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो आग बुझाने के लिए खरीद रहे हैं आप, या फिर ऐसा कभी कभी तो आपने देखा कि आग जब लग जाती है इंस्ट्रूमेंट काम नहीं आता, ऊपर से हेलीकॉप्टर लेके आता, पानी छिड़काया जाता। क्यों ना ऐसे घटना से ऐसे कैमरा लेके आओ ना तुम और प्रचार प्रसार कर दो गाँव में जी कि भाई जिस तरीके पे कभी कोई अगर आग लग गई तो ये गांव, ये क्षेत्र जिम्मेदार होगा। फिर जो फायर सीजन का पैसा आता है आपका, उस फायर सीजन के पैसे से आप गांव के हर परिवार के सदस्य का आप 100 रुपये दो, 200 रुपये, 300 रुपये में बांध दो, भाई अगर ये जंगल के हैं तुमको हम दे रहे हैं, क्योंकि पैसा फायर सीजन के नाम से आ रहे हैं। अगर वो पैसा आकर के ऐसे जिम्मेदारी ठहराई जाती गांव के लोग, तो आप लिख के ले लो कभी जंगलों में आगजनी घटना लग ही नहीं सकते। अन्यथा जिस तरीके से आगजनी घटना लग रही है उसका सीधा प्रभाव हमारे जल स्रोतों पर पड़ रहा। हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा जिस तरीके से घटना कर रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे बाप पढ़े लिखे थे, ये बहुत शिक्षित थे, लेकिन इन्होंने हमारे लिए ऐसे ग्लोबल वार्मिंग समस्या पैदा करके रख दिया है जहां आज हमारा जीना बहुत मुश्किल होगा। इससे अच्छे हमारे बूबू बुया, दादा दादी अच्छे थे जो अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने पर्यावरणीय संतुलन बना के रखा। उन्होंने कभी भी पेड़ पौधों जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जंगलों का संरक्षण करके रखा। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि भाई आप सब लोग ऐसे पौधों को लो जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायी होंगे। जी गुरु जी। और वन विभाग तो जिस बरसात के सीजन में दावे करता है कि हमने इतने करोड़ पेड़ लगाए और ये लक्ष्य हमने इतने करोड़ पेड़ लगाने का रखा हुआ है, लेकिन जब उनकी गिनती वापस आती है तो वो जो है 2-4 पेड़ ही जो है वो बचे खुचे होते हैं। उनकी जंगली जानवरों से सुरक्षा नहीं होती है या उनको बच्चे की तरह नहीं पाला जाता। एक संख्या बल खाली पेड़ रोपना एकमात्र जो है उनका उद्देश्य होता है। और बाद में जब फायर सीजन आता है तो उन्हीं को ठिकाने लगाने के लिए ये भी सुना गया है कि वन विभाग वाले ही जो है उनको आग लगा देते हैं ताकि आगे अगला वृक्षारोपण का बजट यहाँ खपाया जा सकते। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? अब देखिए ये चीज़ें तो हमारी संज्ञान में नहीं आई हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जब जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर कीजिएगा। तुम्हें पैसे की कमी नहीं, सरकार पैसा दे। सरकार को हम दोष देते हैं, सरकार तो जिस तो तुमने मांगा सरकार ने दिया है तुम्हें, लेकिन जब सरकार ने दे दिया है तो वो नीचे काम क्यों नहीं कर रहा? हमको तो जो नीचे ग्राम स्तर से ही इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा, तब जाके हमारे जल जंगल जमीन और जीवन बचेगा। जी। जल जंगल जीवन, जल जंगल जमीन तो सभी कहते हैं, निकी जी मैंने एक शब्द और जोड़ा है इसमें, जीवन भी जोड़ा है जी। जो पहले लोग जल जंगल जमीन बचाने की बात करते थे, एक शब्द मैंने और जोड़ा इसमें कि इसको जीवन भी कहा। जल जंगल जमीन और जीवन भी बचाना हमारा, ये सब चीजें बचाने का जीवन ही नहीं रहेगा तो कौन इसका उपभोग करेगा? इसलिए इनके बचने के साथ साथ जीवन की सुरक्षा होना भी जरूरी है। जी गुरुजी। और अगर मैं चंद शब्दों में जानना चाहूँ कि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा कैसे हो, किस तरह से हम अपनी जो नई पीढ़ी है उसका भविष्य सुरक्षित करें पर्यावरण के माध्यम से, क्या कहना है आपको? बिल्कुल, देखिए आज जो हमने काम करना है वो अपने लिए नहीं करना है। जिस तरीके से हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालकर प्राइवेट स्कूलों में ले जा रहे हैं ताकि वो वहां पर अच्छी शिक्षा पाएगा, अच्छी चीजें कर लेगा, ठीक है, उसका भविष्य बना रहे, लेकिन पर्यावरण असंतुलन बिगड़ जाएगा तो कहाँ उसका भविष्य बनेगा? कि उस बच्चे ने जिसना स्वच्छ आबो हवा में जीना था वो बच्चे आज कूलर हो गया, पंखे हो गया, एसी के नीचे जीने के लिए मजबूर हो गया, तो ये कहाँ का चीज़ें रह गई है? हमको उन बच्चों को भविष्य को मद्देनजर रखते काम करना है, क्योंकि हमें तो हमारे बुजुर्गों ने दिया है, सब कुछ दिया है जिसका उपभोग करें, लेकिन अब हम अपने आने वाली पीढ़ी को
उपहार रूप में दे के किया जाए। तो मैं सभी लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से ये उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के शिक्षा के साथ साथ हमको जो है कि उनके पर्यावरण में जीने के लिए, आज आप देखते हैं नेगी जी, लोग क्या करते हैं 12 तक या बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा लेते हैं जी, लेकिन कर क्या रहे हैं, जब उसकी कोई ट्रेनिंग की बात आती, कोई जैसा नीट है या कोई अच्छी जो कमीशन की बात आती है, तो वहाँ तुम सरकारी संस्थाओं को ढूंढने की बात कर लेते हैं जी। वहाँ कैसे आ गए तुम्हें भाई? आज तक तो तुम्हें 17-18 साल का बच्चा हो गया, तब तुम्हें सरकारी इंस्टीट्यूट की याद नहीं आई, सरकारी संस्थानों की याद नहीं आई। जब आपका बच्चा इंटर कर लिया है, जब आपका बच्चा नौकरी की तलाश करना रहा है, तो वहां पर जो कि आपके बच्चे को जो है कि सरकारी संस्थानों को तो सरकार को इस ओर भी थोड़ा सा ये प्रयास करना चाहिए, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको 10% जगह दे देनी चाहिए। तब देखे ना हमारी सरकारी स्कूल की आवाज कैसा नहीं बढ़ेगी। तो ये तमाम चीजें हैं। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि हम जल है, जीवन है, वन है, जीवन है, हमको इसको बचा के रखना है। हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य तभी जो है कि खुशहाल होगा जब आप सुंदर पर्यावरणीय संतुलन बना करके अपने आने वाली पीढ़ी के रखेंगे, जहां पर वो स्वच्छ आबोहवा में जी सके, निरोगी बन सके, तंदुरुस्त बन सके। ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए, तभी हमारा जो कि इस धरती में आने का, इस जीवन को धरती में पाने का सार्थकता होगी जी। निश्चित तौर पर जी। और अंत में मैं आपसे, जो हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसके लिए आपका जो दिशा निर्देशन है वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जो युवा पीढ़ी है जो मुझे देख लिया, कई लोगों ने मुझे देखा होगा, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से, आप जैसे चैनल वालों के माध्यम से, एक ठेठ गांव का रहने वाला जिसको जंगली बोल देते हैं लोग, ऐसे क्षेत्र से निकल करके ऐसे मंच दिया है। तो मैं आप लोगों का, पत्रकार बंधुओं का जो हो गया, आप चैनल वालों का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया हूँ। आज डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी से जो वृक्ष मित्र बना है वो आप जैसे महानुभावों की वजह से बना है, वरना एक गांव के आदमी को कौन पूछ रहा था कि भाई कौन कहाँ क्या है कर। लेकिन मैं आपका तहे दिली से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि ताकि मेरे संदेश लोग सुन सकें। मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको भी धरातल पे काम करना पड़ा। जिस तरीके से चिंता मुझे आपके युवाओं के भविष्य के लिए हो रहे हैं, उसी तरीके से तुम्हें भी कल तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके भविष्य की भी पीड़ा होनी चाहिए। तो मेरा प्रयास ये होता है, आज तक देखा है ना, आप कहीं पर जाते कोई शुभ रिश्ता कर लेते हैं, फूल गुलाब का टहनी फूल देते हैं। अरे मत दो ना उस गुलाब के टहनी फूल, मरे चीचा अब अपना रिश्ते की शुरुआत क्यों कर, एक पौधा उपहार में दे दो ने जी, जो आपके घर आंगन में, जिसके घर आंगन में भी वो पौधा जाएगा वो खुशहाल है कि सुबह उठेगा, अरे ये पौधा उसने दिया है या जिसने भी दिया आप लगा सकते हैं। तो ऐसे युवाओं में ये चीजें आने चाहिए, भावनात्मक तरीके। तो जब हम ऐसा बढ़ावा देंगे, हम अपने बड़े बड़े होटलों में या बड़े बड़े जो कि रेस्टोरेंट में जन्मदिन न मंगाए, चलो आज तुम्हारा जन्मदिन है, अपना एक केक पकड़े, 4 पौधे लिखे, अपने कहीं पर जाए अपना जन्मदिन भी मनाए, 4 पौधे अपने जन्मदिन पर उपहार स्वरूप इस धरती को दे दो ना, वो सबसे पुण्य काम होगा। ऐसे छोटे छोटे प्रयास हम युवा करेंगे, हमारे युवा करेंगे, तो निश्चित तरीके से, जैसे हमारे वहाँ माता पिता अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने एक बहुत सुसज्जित समाज बना करके हमारे लिए लिखा, ऐसा ही हमारा दायित्व हम उनके लिए समाज रखें, ऐसा ही उनका दायित्व है वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा समाज रखें। अगर ये चैन इसी तरीके से चलते रहेगी तो हमारे तो जब तक भी ये धरती में मानव जीवन रहेगा तब तक भी पर्यावरणीय असंतुलन नहीं बिगड़ सकता नेगी जी। इसलिए युवाओं को विशेषकर पढ़ने के साथ साथ अपने आने वाली, जिस तरीके से नौकरी का आप सपने देखते हैं कि मेरा फ्यूचर बनेगा, ऐसी पर्यावरण संतुलन की तरह से हमारा भविष्य कैसा सुरक्षित, इस ओर से। अन्यथा जिस तरीके से बीमारियां समाज में आ रही हैं, जैसे जैसे रोगग्रस्त लोग हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा कब कहाँ चलते चलते आदमी चले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियां हमारे आने वाली पीढ़ी को ना भुगतना पड़े। इसलिए आओ हम सब मिलकर इस देवभूमि उत्तराखंड का, पूरे भारत देश को एक हरित राष्ट्र रूप में विकसित करें, जिसका लाभ पूरे देश दुनिया लो, और इसको एक ऑक्सीजन हब के रूप में हम इसका विकास कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे खास कार्यक्रम में आए, आपने हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत खास जानकारियां दी और ज़मीनी जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद भानु जी, आप आए हैं, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मैं आपका पता है दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसे लोगों की वजह से मैं यहाँ पर बना हुआ हूं, और आपके चैनल पे जितने भी सदस्य हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ये चैनल अच्छा बने, समाज में चले, और जिस तरीके से आपके तरीके से जन समस्या ग्रामीण क्षेत्रों के दूरस्थ जहाँ लोग जाने के तय ऐसे मुद्दे लेके समाज में आते हैं, तो निश्चित तरीके से एक दिन आपका ये चैनल जो है कि देश दुनिया इसको जाने की, दुनिया जाने की, वास्तव में गांव की पीड़ा अगर व्यक्त करता है तो हमारा जो है कि हेमंती जो प्रादेशिक वो है वो हमारा चैनल के माध्यम से तो जरूर देखेंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां हैं, आपका चैनल फले फूले। अंततः सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय मेरे पहाड़ उत्तराखंड। जय जय हो गुरु जी। तो ये थे हमारे साथ वृक्ष मित्र के नाम से विख्यात डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित चाहते हैं तो एक भावनात्मक रूप से ही सही आपको वृक्ष जरूर लगाने चाहिए, और ये वृक्ष आपको अपने शुभ कार्यों के अवसर पर अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को ये जो है भेंट करनी चाहिए, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो जो है आगे भविष्य में एक नायाब काम कर सके, और इसका जो है लाभ पूरी देश और दुनिया को पर्यावरण सुरक्षा के तौर पर मिल सके। तो मिलेंगे आपको एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।